कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान इकाई 3 और आपका अध्याय है 32। अध्याय का नाम है जन संघर्ष और आंदोलन। तो इस चैप्टर में आपको खास करके बोलीविया और नेपाल में हुए जन संघर्षों पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करना है। तो इस पर आधारित जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं उसका अध्ययन हम लोग इस अध्याय में करेंगे। बोलीविया में जल के लिए संघर्ष हुआ था, जबकि नेपाल में लोकतंत्र के लिए आंदोलन हुआ था। और जन आंदोलन क्यों होते हैं इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम इस पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, नेपाल में लोकतंत्र कब कायम हुआ? तो नेपाल में लोकतंत्र 1990 में कायम हुआ। नेपाल का अंतिम राजा कौन था? तो नेपाल का अंतिम राजा वीरेंद्र विक्रम शाह था। मानवाधिकार संगठन किसका प्रतिनिधित्व करता है? यह संगठन सर्वसामान्य हितों का प्रतिनिधित्व करता है। बोलीविया कहाँ पर स्थित है? तो ये लैटिन अमेरिका में, लातिनी लिखा है तो वो लातिनी कहिए या लैटिन अमेरिका कहिए। लैटिन अमेरिका का मतलब होता है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य के भाग को लातिन अमेरिका कहा जाता है। बोलीविया में जल युद्ध होने के क्या कारण थे? तो बोलीविया में पानी की दरें चौगुनी बढ़ाए जाने के कारण जल युद्ध हुआ था। नेपाल में किस जन आंदोलन को लोकतंत्र का दूसरा आंदोलन कहा जाता है? तो अप्रैल 2006 में नेपाल की जनता ने लोकतंत्र बचाओ आंदोलन को लोकतंत्र का दूसरा आंदोलन कहा जाता है। लोकतंत्र की तीसरी लहर के देश कौन कौन से हैं? तो जिन देशों में लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ वे देश लोकतंत्र की तीसरी लहर के अंतर्गत आते हैं। नेपाल ने अप्रैल 2006 में आंदोलन की क्या मांगे थी? वो मांगे थी कि संसद को बहाल किया जाए, सर्वदलीय सरकार बने, एक नई संविधान सभा का गठन हो। नेपाल में 2006 के आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो नेपाल में 2006 के आंदोलन को लोकतंत्र का दूसरा आंदोलन कहा जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के निर्माण के कारण उजड़े लोगों के पुनर्वास हेतु यह आंदोलन किया गया था, जिसे नर्मदा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आप मेधा पाटेकर का नाम सुने होंगे, जो महिला हैं और इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। किन्हीं 4 आंदोलनों के नाम लिखिए। तो 4 आंदोलन के नाम लिखने हैं तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, महिला आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, चिपको आंदोलन, तमाम ऐसे आंदोलन हैं। आंदोलनों के क्या आशय हैं? जब कोई जन समूह जनता के व्यापक हित में राजनीति को प्रभावित करने के लिए सामूहिक कार्रवाई करता है तो उसे आंदोलन कहा जाता है। भारत में किन्हीं 2 व्यावसायिक दबाव समूहों के नाम लिखिए। देखिए, व्यापारिक दबाव समूह क्या होता है? जो व्यापारियों के संघ होते हैं वो सरकार पे दबाव डालते हैं, उन्हीं को दबाव समूह कहा जाता है। तो उनके नाम में अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ, अखिल भारतीय मेडिकल परिषद, इसी तरह शिक्षक संघ और संघ, मजदूरों का अखिल भारतीय मजदूर संघ, ये सब क्या हैं? दबाव समूह हैं। दबाव समूह किसे कहते हैं? सामान्य पेशे हित
आकांक्षा अथवा मत के लोगों के संगठन जैसे मजदूर संगठन को दबाव समूह कहा जाता है। सूचना के अधिकार से क्या तात्पर्य है? सूचना का अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त वह अधिकार है जिसके तहत सरकारी रिकॉर्डों तथा प्रपत्रों में दर्ज सूचनाओं को देखने अथवा प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। बोलीविया की हड़ताल में कौन शामिल थे? तो बोलीविया की हड़ताल में श्रमिक, मानवाधिकार कार्यकर्ता और सामुदायिक नेता शामिल थे। नेपाल और बोलीविया के जन आंदोलन में प्रमुख अंतर क्या था? बोलीविया का जन आंदोलन सरकार की एक विशेष नीति के खिलाफ था, जबकि नेपाल का जन संघर्ष लोकतंत्र की स्थापना के लिए था। नेपाल और बोलीविया के जन आंदोलनों के लिए कोई दो समानताएं लिखिए। तो जो दो समानताएं थी, दोनों आंदोलन राजनीतिक संघर्ष से संबंधित थे। दोनों में जनता बड़े पैमाने पर लामबंद हुई थी। नेपाल और बोलीविया के संघर्ष के दो सामान्य निष्कर्ष निकालिए। दो सामान्य निष्कर्षों में लोकतंत्र का जन संघर्ष द्वारा विकास होता है। लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की लामबंदी से ही होता है। अगला है, नेपाल के लोकतंत्र के संघर्ष के लिए कौन कौन संगठन शामिल थे? तो नेपाल में लोकतंत्र के संघर्ष के लिए सप्तदलीय गठबंधन, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी, मजदूर और मूलवासी लोगों के संगठन शामिल थे। हम लोकतंत्र में किस प्रकार अप्रत्यक्ष तौर पर विरोध कर सकते हैं? हम लोकतंत्र में दबाव और हित समूह का निर्माण करके सरकार पर दबाव बना करके उसे अपनी मांगें मानने के लिए मजबूर कर सकते हैं। दबाव समूह द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिए कौन से ढंग अपनाए जाते हैं? दबाव समूह द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिए जनसंचार, हड़ताल, रैली निकालना, लॉबिंग आदि ढंग से अपने मांगों को मनवाते हैं। दबाव समूह और आंदोलन में कोई दो अंतर बताइए। दबाव समूह के विपरीत आंदोलन में संगठन ढीला ढाला होता। दबाव समूह के फैसले आंदोलन के फैसले की तुलना में कम लचीले होते हैं। हित समूह कितने प्रकार के होते हैं? हित समूह मोटे रूप में दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 वर्ग विशेष हित समूह और दूसरा है जन सम्मान हित समूह, यानी एक जो वर्ग विशेष के लिए लड़ता है और एक जो जन सामान्य के लिए लड़ता है। इस तरह दो समूहों में इसे बांटा जा सकता है। फेडेकोर क्या है? फेडेकोर पानी के निजीकरण के विरोध में बोलीविया का एक संगठन है, जिसे वहाँ के पेशेवरों, इंजीनियरों और पर्यावरणविदों ने संगठित किया था। ये जो है संगठन का नाम है। बामसेफ से क्या आशय है? तो बामसेफ का जो फुल फॉर्म है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी एम्प्लाई फेडरेशन, यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लाई फेडरेशन। नेपाल में 2006 का लोकतंत्र का आंदोलन क्यों किया गया था? तो 1990 के दशक में राजा वीरेंद्र ने नेपाल में आंतरिक राजतंत्र में संवैधानिक राजतंत्र के संक्रमण को स्वीकार कर लिया था, लेकिन अचानक राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई। नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र ने लोकतंत्र शासन को स्वीकार नहीं किया। फलतः 2006 में पुनः लोकतंत्र की स्थापना के लिए नेपाल में राजनीतिक दलों द्वारा लोकतंत्र का आंदोलन किया। आपको बता दें कि 1990 के दशक में जो वहाँ राजा वीरेंद्र विक्रम शाह जी थे, उन्होंने ये मान लिया था कि एक संवैधानिक तौर तरीके से देश चलेगा और हम इसे स्वीकार करते हैं, अपने राजतंत्र में इसे स्वीकार करते हैं। उसी बीच उनकी हत्या हो जाती है और दूसरे राजा ज्ञानेंद्र
होते हैं जो लोकतंत्र को ठुकरा देते हैं। फलस्वरूप वहाँ की जनता ने 2006 में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए व्यापक आंदोलन किया। नेपाल में अप्रैल 2006 में हुए लोकतंत्र के आंदोलन के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। उसका स्वरूप कैसा था? अप्रैल 2006 में शासन की बागडोर राजा के हाथों से होकर पुनः जनता को सौंपने के उद्देश्य को लेकर के सप्तदलीय गठबंधन यानी एसपीए ने काठमांडू में 4 दिन का बंद किया, जो अनिश्चितकालीन बंद के रूप में परिणित हो गया। बाद में इस आंदोलन में माओवादी, बागी और अन्य संगठन भी शामिल हो गए और यह एक जन आंदोलन में बदल गया। इस जन आंदोलनकारियों ने 3 मांगें रखी। नंबर 1, संसद को बहाल किया जाए, सर्वदलीय सरकार बने, नई संविधान सभा का गठन हो। 24 अप्रैल 2006 को राजा को इस मांगों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ा। बामसेफ क्या है? इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? बामसेफ का पूरा नाम बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन है। यह सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। बामसेफ के उद्देश्य क्या हैं? यह संगठन जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है तथा इस भेदभाव के विरुद्ध अपने सदस्यों की समस्याओं को देखता है। यह सामाजिक न्याय एवं संपूर्ण समाज के लिए सामाजिक समानता चाहता है। सार्वभौम प्राकृतिक के आंदोलन के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। सार्वभौम प्रकृति के जो आंदोलन होते हैं उनको आपको स्पष्ट करना है। सार्वभौम प्रकृति के आंदोलनों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये आंदोलन एक व्यापक लक्ष्य को बहुत बड़ी समयावधि में हासिल करना चाहते हैं। इन आंदोलनों में एक से अधिक मुद्दे होते हैं। ऐसे आंदोलनों के नियंत्रण एवं दिशा निर्देशों के लिए अनेक संगठन होते हैं तथा इसके नेतृत्व में भी अलग अलग लोग होते हैं। अगला है, किसी खास मुद्दे पर केंद्रित आंदोलन की विशेषता बताइए। ऐसे आंदोलन एक सीमित समय सीमा के भीतर किसी एक लक्ष्य को पाना चाहते हैं। ऐसे आंदोलनों के नेतृत्व बड़ा स्पष्ट होता है। ऐसे आंदोलनों का संगठन भी होता है। ऐसे आंदोलन बहुत थोड़े समय तक ही सक्रिय रह पाते हैं। किसी खास मुद्दे को लेकर जो आंदोलन होते हैं वो खास मुद्दे के आंदोलन होते हैं, वो उसी की पूर्ति के लिए आंदोलित होते हैं और समाप्त हो जाते हैं। लोक कल्याणकारी समूह से क्या आशय है? तो कुछ संगठन उस सर्वमान्य हितों और प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कुछ संगठन ऐसे हैं जो सर्वमान्य हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी रक्षा जरूरी होती है। ऐसे संगठन को लोक कल्याणकारी समूह कहते हैं। इनका लक्ष्य अपने सदस्यों का नहीं बल्कि सभी की या किन्हीं अन्य लोगों की मदद करना होता है, जैसे बंधुआ मजदूर के खिलाफ लड़ना, मानवाधिकार के खिलाफ लड़ना, स्त्रियों के अधिकार के लिए लड़ना। ये जो है समूह वो लोक कल्याणकारी समूह कहलाते हैं। बोलीविया में अचानक जन आंदोलन शुरू होने का क्या कारण था? बोलीविया लातीनी अमेरिका का एक गरीब देश है। सरकार द्वारा कोचबंगा शहर में जल आपूर्ति के अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच देने से पानी की कीमत में 4 गुना वृद्धि हो गई और लोगों को 1000 रुपये का पानी का बिल भरने के लिए कहा गया। इसकी प्रतिक्रिया में बोलीविया में स्वतः स्फूर्त जनसंघर्ष शुरू हो गया। लोकप्रिय संघर्ष लोकतंत्र कार्यप्रणाली के विभिन्न अंग किस प्रकार हैं? बोलीविया में जल संघर्ष का उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। लोकप्रिय संघर्ष लोकतंत्र कार्यप्रणाली से अभिन्न अंग किस प्रकार है? बोलीविया के जल संघर्ष का उदाहरण देते हुए
स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, बोलीविया की सरकार ने कोचबंगा शहर में जलापूर्ति के अधिकार को नगर पालिका से लेकर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया, जिससे लोगों के पानी के बिल में अत्यधिक वृद्धि कर दी गई। इसके विरोध में जनता ने आंदोलन कर दिया। जनता की ताकत के चलते सरकार ने आंदोलनकारियों की मांगें मानते हुए कंपनी के साथ किए गए जलापूर्ति का करार समाप्त कर दिया तथा पुनः जला आपूर्ति का अधिकार नगर पालिका को दे दिया, जिससे पुरानी दरें लागू कर दी गईं। दबाव समूह और आंदोलन में क्या अंतर है? दबाव समूह के विपरीत आंदोलन के संगठन ढीला ढाला होता है। आंदोलन में फैसले अनौपचारिक ढंग से लिए जाते हैं, जबकि दबाव समूह के फैसले औपचारिक ढंग से लिए जाते हैं। दबाव समूह के फैसले आंदोलन के फैसले की तुलना में कम लचीले होते हैं। आंदोलन जनता की स्वतः स्फूर्त भागीदारी पर निर्भर करता है, लेकिन दबाव समूह ऐसा नहीं करता है, उनका पहले से संघ बना होता है। नेपाल तथा बोलीविया के आंदोलनों में क्या समानताएं थी? दोनों ही संघर्ष राजनीतिक सत्ता के विरोध में आंदोलन के रूप में शुरू हुए। दोनों में जनता बड़े पैमाने पर लामबंद हुई। दोनों में जन संघर्ष की सार्वजनिक अभिव्यक्ति के विवाद को उनके परिणाम तक पहुंचाया गया। दोनों में राजनीतिक संगठनों की भूमिका निर्णायक रही। एक लोकतंत्र तांत्रिक व्यवस्था में विभिन्न संगठन कितनी तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी संघर्ष के पीछे बहुत से संगठन होते हैं। ऐसे संगठन दो तरह के से अपनी भूमिका को निभाते हैं, जैसे राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी करके, यानी ये लोग स्वयं जनता के माध्यम से राजनीति में पहुंचते हैं और राजनीतिक दल नामक राजनीतिक संगठन बना लेते हैं। लोकतंत्र में किसी फैसले पर असर डालने के लिए राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी करते हुए चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाते हैं और विपक्ष की भूमिका निभाते हैं और सरकार पर दबाव डालते हैं। यानी एक तरह से तो ये है कि वो सरकार में भागीदारी बन करके सरकार का विरोध करते हैं मुद्दों को लेकर के, और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से, जिसमें दबाव समूह, हित समूह तथा अनेक अप्रत्यक्ष तरीके जैसे हड़ताल करना, रैली निकालना, लॉबिंग करना या आंदोलन करना आदि के द्वारा सरकार पर दबाव डालकर अपनी मांगों और हितों के अनुरूप सरकारी फैसलों को प्रभावित करते हैं। तो ये दो प्रकार से है, एक तो प्रत्यक्ष सरकार में भागीदार बन करके और ये अप्रत्यक्ष रूप से आंदोलन करके सरकार पर दबाव बनाया जाता है। अगला है दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं। तो दबाव समूह और जन आंदोलन दोनों ही अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति को निम्नलिखित ढंग से प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, प्रचार माध्यम से। दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्यों तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने के लिए प्रचार का सहारा लेते हैं। ऐसे अधिकतर समूह मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके मसलों पर मीडिया ज़्यादा ध्यान दे। नंबर 2, हड़ताल। दबाव समूह तथा आंदोलन अक्सर हड़ताल अथवा सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे उपाय का सहारा लेते हैं ताकि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान देने के लिए बाध्य हो जाए। नंबर 3 है लॉबिंग। व्यवसाय समूह या पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं। उनके कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाली समितियों और आधिकारिक निकायों में शिरकत कर सकते हैं। वे राजनीतिक दलों पर असर डाल करके अपने पक्ष में सरकार पर दबाव बनाते हैं। दबाव समूह तथा राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा होता है, वर्णन कीजिए। राजनीतिक दलों तथा दबाव समूहों के आपसी संबंधों का स्वरूप निम्नलिखित प्रकार का होता है। नंबर 1, राजनीतिक दलों की
शाखा के रूप में कुछ मामलों में दबाव समूह को नेतृत्व राजनीतिक दल के नेता करते हैं। कुछ दबाव समूह राजनीतिक दल की एक शाखा के रूप में काम करते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय मजदूर संगठन और छात्र संगठन या युवा मोर्चा इस तरह का जो भी बना देते हैं दबाव समूह, वो किसी राजनीतिक दल के विंग होते हैं। राजनीतिक दलों का रूप ले लेना, कभी कभी आंदोलन ही राजनीतिक दल का रूप ले लेते हैं। उदाहरण के लिए असम में असम गण परिषद, तमिलनाडु में डीएमके तथा अन्ना डीएमके या एआईएडीएमके की जड़ें ऐसे ही आंदोलन से निकली हैं। और ताज़ा उदाहरण अरविंद केजरीवाल का जो आम आदमी पार्टी है वो अन्ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। नंबर 3, राजनीतिक दलों के साथ संवाद। दबाव समूह और राजनीतिक दलों के बीच प्रायः संवाद रहता है। आंदोलनकारी समूहों ने नए नए मुद्दे उठाए हैं और राजनीतिक दलों ने इन मुद्दों को आगे बढ़ाया है। अगला प्रश्न है, दबाव समूहों की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती हैं? तो देखिए, दबाव समूह की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में उपयोगी भी होती हैं। इन्हें निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। सरकार पर धनी व ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी। यह आपकी हेडिंग होगी, सरकार पर धनी व ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी। सरकारें प्रायः थोड़े से धनी व ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में आ जाती हैं। जनसाधारण के हित समूह तथा दबाव समूह इस अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं और आम नागरिकों की ज़रूरतों तथा सरोकार से सरकार को अवगत कराते हैं। दूसरा है, एक समूह का समाज के ऊपर प्रभुत्व संभव नहीं, यानी जब समाज के विभिन्न वर्ग विशेषी हित समूह सक्रिय हो तो कोई एक समूह या समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं कर सकता है। यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हितों में नीति बनाने के लिए दबाव डालता है तो दूसरा समूह इसके प्रतिकार में दबाव डालेगा कि नीतियां उस तरह से न बनाई जाए इससे परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बैठाना तथा शक्ति संतुलन करना संभव हो। यानी दूसरा समूह कहेगा कि ऐसी नीति बनाओ जिससे परस्पर सामंजस्य और संतुलन करना संभव हो, एक तरफा जो है नीतियां न बनाई जाएं। अगला है, कानून निर्माण में सहायक। दबाव समूह यही सूचनाओं के माध्यम से सांसद और विधायकों को कानून निर्माण में आवश्यक परामर्श देते हैं, इसलिए उन्हें विधानमंडल के पीछे विधानमंडल कहा जाता है, ये दबाव समूहों को। इसका उदाहरण है कि देखिए, जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था तो विभिन्न समूह के लोगों ने ऐसा दबाव बनाया कि पॉक्सो एक्ट को बनाना पड़ गया सरकार को। तो इसे कहा जाता है विधानमंडल के पीछे विधानमंडल, इसे कहा जाता है ये दबाव समूहों को। भारत व जनता के बीच कड़ी। दबाव समूह जनता तथा भारत सरकार के बीच कड़ी का कार्य करता है। वे जनता की भावनाओं तथा मांगों को सरकार तक पहुंचाता है और सरकार की नीतियों का जनता में प्रचार करता है। अगला, दबाव समूह क्या हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। तो ये तो हम बता चुके, दोबारा भी देख लीजिए। जब समान पेशे, हित, आकांक्षा अथवा मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होकर के संगठन बनाते हैं तथा वे अपने उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं तथा सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें दबाव समूह या हित समूह कहा जाता है।
जैसे व्यापार संगठन, मजदूर संगठन, वकीलों का संगठन, शिक्षकों का संगठन आदि। दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है? दबाव समूह अप्रत्यक्ष रूप से सरकार पर प्रभाव डाल करके सरकार की नीतियों को अपने पक्ष में प्रभावित करने का प्रयास करता है। दूसरी तरफ राजनीतिक दल प्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़ करके सत्ता को अपने हाथों में लेने का प्रयास करता है। दूसरा है, राजनीतिक दल एक राजनीतिक संगठन होता है जो समाज के सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि दबाव समूह अराजनीतिक संगठन है जो प्रायः किसी विशेष वर्ग के समान हितों को लेकर चलता है। नंबर 3, दबाव समूह का संगठन सुगठित नहीं होता है, जबकि राजनीतिक दल का संगठन सुगठित होता है। नेपाल के सत्ता संघर्ष का वर्णन कीजिए। राजा वीरेंद्र द्वारा नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार करना सत्ता संघर्ष में पहला नंबर है। पहला कारण यही था। नेपाल एक राजतंत्रात्मक राज था जिसका राजा वीरेंद्र विक्रम था। 1990 के दशक में उन्होंने नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र को बहाल करने की सहमति दे दी। संवैधानिक राजतंत्र यानी राजतंत्र रहेगा लेकिन संविधान के अनुसार चलेगा, तो इस तरह की अनुमति दे दी गई थी। इसके बाद राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहेगा, लेकिन वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के हाथ में होना था। लेकिन शाही खानदान की एक रहस्यमयी कत्लेआम ने राजा वीरेंद्र विक्रम शाह की हत्या कर दी गई। राजा ज्ञानेंद्र द्वारा लोकतांत्रिक सरकार को भंग करना। अब दूसरे राजा हुए ज्ञानेंद्र, वो क्या किए कि उनके द्वारा जो मांगे मानी गई थी लोकतांत्रिक सरकार की, उसे भंग कर दिया। नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक सरकार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने फरवरी 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। आंदोलन का प्रारंभ अब यहाँ से स्टार्ट हो गया। आंदोलन का प्रारंभ तथा उसका उद्देश्य। अप्रैल 2006 में आंदोलन उठ खड़ा हुआ, जिसका लक्ष्य था कि सरकार की बागडोर राजा के हाथों से लेकर दोबारा जनता को सौंपना। दूसरा, आंदोलन का स्वरूप कैसा था? संसद की सभी बड़ी पार्टियों ने सप्तदलीय गठबंधन SPA बनाया और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन बंद का आह्वान किया। इस प्रतिरोध ने जल्दी ही अनिश्चितकालीन बंद का रूप धारण कर लिया। अन्य राजनीतिक संगठन और जनता भी बंद के समर्थन में आ गई। लगभग 1 लाख लोग रोजाना एकत्रित होकर के लोकतंत्र की बहाली की मांग करने लगे। 21 अप्रैल 2006 के दिन आंदोलनकारियों की संख्या 3 से 5 लाख पहुंच गई। उन्होंने राजा की मांगने के लिए 3 दिन का चेतावनी दिया। अब उनकी मांगें प्रमुख क्या थीं? नंबर 1, संसद को बहाल किया जाए, सर्वदलीय सरकार बने, एक नई संविधान सभा का गठन हो, मांगों को राजा द्वारा अस्वीकार करना। 24 अप्रैल 2006 को राजा ने आंदोलनकारियों की उक्त मांगों को स्वीकार करना, माने मांगों को राजा द्वारा स्वीकार करना। तो 24 अप्रैल 2006 को राजा ने आंदोलनकारियों की तरफ से मांगों को स्वीकार कर लिया। इस संघर्ष में नेपाल का लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा जाता है। यानी राजा ने ज्ञानेंद्र ने 24 अप्रैल 2006 को आंदोलनकारियों की मांगों को क्या किया? स्वीकार कर लिया और आंदोलन खत्म हो गया। और यह नेपाल का दूसरा लोकतंत्र के लिए आंदोलन था। नेपाल और बोलीविया में हुए लोकप्रिय जनसंघर्ष से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? नेपाल में राजनीतिक दलों ने जन सहयोग से आंदोलन कर राजा की सत्ता को उखाड़ फेंकने तथा लोकतंत्र को पुनः बहाल करने का प्रयास किया तथा वह इसमें सफल भी हुए। बोलीविया में भी विभिन्न संगठनों ने मिलकर जन आंदोलन से सरकारी नियमों के विरुद्ध आंदोलन किया तथा पानी के बिलों के
बिल देने से मना कर दिया गया और यह भी इसमें कामयाब हो गए। इन दोनों जन आंदोलन में हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। नंबर 1 निष्कर्ष है जन संघर्ष के माध्यम से लोकतंत्र का विकास, यानी लोकतंत्र का जन संघर्ष के माध्यम से विकास होता है। लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी प्रायः वही होती है जब सत्ताधारियों और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच संघर्ष होता है। ऐसी घड़ी तब आती है जब कोई लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ा रहा हो, उस देश में लोकतंत्र का विस्तार हो रहा हो या वहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो रही हों। दूसरा है जनता की व्यापक लामबंदी से संघर्ष का समाधान। लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है। जब विवाद अधिक गहन हो जाते हैं तो सरकार के संगठन भी उसका हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे में समाधान इस संस्थाओं के जरिए नहीं बल्कि उनके बाहर यानी जनता के माध्यम से होता है। जन संघर्ष और लामबंदी का आधार राजनीतिक संगठन। ऐसे संघर्ष और लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। जनता की स्वतः स्फूर्ति, सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के जरिए ही कारगर हो पाती है। संगठित राजनीति के माध्यमों से राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह शामिल हैं। यानी संगठित राजनीति के माध्यमों में राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनकारी लोग शामिल हैं। अब है आंदोलनकारी समूह क्या होते हैं, उनके प्रकारों के बारे में बताइए। आंदोलनकारी समूह क्या होते हैं देख लो। आंदोलनकारी समूह वे समूह होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग लेने के बजाय राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। वे मार्च, हड़ताल तथा विरोध प्रदर्शन द्वारा सरकार का ध्यान किसी खास मुद्दे की तरफ खींचने का प्रयास करते हैं। इन समूहों का संगठन काफ़ी ढीला ढाला होता है। इसमें औपचारिक रूप से निर्णय लेने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुत ही अनौपचारिक और लचीली होती है। ये आंदोलन जनता के स्वतः स्फूर्त भागीदारी पर निर्भर होते हैं। आंदोलनों के प्रकार। नंबर 1, एक ही मुद्दे से संबंधित आंदोलन, यानी जब आंदोलन किसी खास मुद्दे को केंद्र में रखकर किया जाता है और एक सीमित समय सीमा के भीतर किसी एक लक्ष्य को पाना चाहता है। ऐसे आंदोलन के नेतृत्व बड़ा स्पष्ट होता है और उसका संगठन भी होता है, लेकिन ये बहुत थोड़े समय तक ही सक्रिय रह पाते हैं। नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन इसके अच्छे उदाहरण हैं। दूसरा हो एक से अधिक मुद्दे वाले आंदोलन। कुछ आंदोलन ज़्यादा सार्वभौम प्रकृति के होते हैं। इनमें एक से अधिक मुद्दे होते हैं तथा ये लंबे समय तक चलते हैं। ऐसे आंदोलनों के नियंत्रण और दिशा निर्देश के लिए कोई एक संगठन नहीं होता है। पर्यावरण आंदोलन और महिला आंदोलन ऐसे आंदोलनों के उदाहरण हैं। पर्यावरण आंदोलन के अंतर्गत अनेक संगठन तथा खास मुद्दे पर आधारित आंदोलन शामिल हैं। इनके संगठन अलग अलग होते हैं, नेतृत्व भी अलग अलग होते हैं और नीतिगत मामले पर प्रायः इनकी राय भी अलग अलग होती है। इसके बावजूद एक व्यापक उद्देश्य के लिए ये साझेदारी करते हैं और उनकी दृष्टिकोण एक जैसी होती है। तो इस प्रकार बच्चों आप लोगों ने लोकतंत्र में जन संघर्ष और आंदोलन से संबंधित सभी प्रश्नों का अध्ययन किया।
अब अगला चैप्टर अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक पढ़ाए गए या वीडियो में बनाए गए चैप्टरों को विधिवत पढ़ लें, नोट्स बना लें और अगर कोई समस्या हो तो संपर्क करें।